और ये मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं ये देखता हूं कि मेरा समाज ये कहता है कि हम तो रविदास कौम के लोग हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं। मैं ये देखता हूं कि मेरा समाज ये कहता है कि हम तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहेब को मानते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सच में मानते हो? कितने लोग मानते हैं अपने संतों गुरुओं को? कितने लोग मानते हैं सदगुरु रविदास जी महाराज जी को? कितने लोग मानते हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को? जरा एक बार हाथ उठा करके मुझे बता दीजिए। सब लोग मानते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सब लोग मानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूं जिनका मिशन लेकर के भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आगे बढ़े, उन रविदास कौम के लोगों से पूछता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता हूं, क्या चाहते थे सदगुरु रविदास जी महाराज? क्या था उनका सपना? क्या था उनका सिद्धांत? यही कि हम जीवन भर सिर्फ और सिर्फ ये रात भर के कार्यक्रम लगाते रहे। क्या वास्तव में उनका सिद्धांत यही था? मैंने जितना सदगुरु महाराज जी को पढ़ा, मैंने उसमें पाया कि सदगुरु महाराज जी चाहते थे बेगमपुरा, जहां किसी को गम ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई छुआछूत ना हो, जहां किसी को डर ना हो, किसी का भय ना हो। क्या ऐसा हुआ? मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जब हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस पूरे भारत मुल्क के सभी प्रदेशों में झांक करके देखिए, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी कौम का होता, इन्हीं लोगों का होता, इन्हीं दबे कुचले शोषित वंचित गरीब किसान मजदूरों का होता। क्यों होता? क्योंकि हमने सदगुरु को, अपने महापुरुषों को माना, मगर जानना नहीं चाहते, और जानने के लिए सुनना पड़ता है। मैं देखता हूं जब इस तरह के कार्यक्रम लगते हैं तब भी हमारे लोग सुनना नहीं चाहते। सदगुरु महाराज जी का वो सिद्धांत सबको याद होगा, और मैं हर कार्यक्रम में उसे याद दिलाता हूं उन सभी लोगों को कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़े सब संगते रविदास रहे परिषद। और कह रहे हैं हम सदगुरु महाराज जी को मान रहे, आज तक सदगुरु महाराज जी आपसे प्रसन्न नहीं। इसलिए नहीं है कि भारत की आजादी के लगभग 74 वर्षों के बाद भी उसका समाज आज भी दबा कुचला शोषित वंचित कहलाता। आज भी मेरे समाज की हालत, आप अपने कसेरवा के इस गली मोहल्ले में सर्वे करिएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और भारत तो दूर की बात है, यहाँ सर्वे करिएगा, यहाँ शिक्षा के हालात कैसे होंगे। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, वो नौजवान बैठे हैं, सर्वे करके देखिएगा। अगर यहाँ की आबादी 100% हो तो मात्र 5% लोग हमारे एजुकेटेड मिल सकते हैं आपको। आज भी 95% लोग शिक्षा से वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम संतों गुरुओं को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, उनका सिद्धांत नहीं जानना चाहते। उस पर चल करके भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया गया एक सिद्धांत कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सबने पढ़ा, लेकिन कितने लोगों ने इसे मान लिया? मैं यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा पर जोर देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है, जैसे हमारे जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वो भी बता रहे थे, मीनू गौतम जी ने भी आपको बताया, शिक्षा का महत्व मेरा समाज समझना नहीं चाहता। आज भी समाज हमारे संतों गुरुओं का मनुवादीकरण करके, उनको भी सामंतवादी विचारधारा से जोड़ करके, अपने आप को आस्था से जोड़ करके, उसी ग्रंथ में रख करके
इस समाज को कमजोर करने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके समाज से, इस कसेरवा की धरती से, आपके बीच से अगर आपने एक IAS निकाला, एक जिला कलेक्टर जिसको कहते आपने निकाला हो, 74 वर्षों की आजादी के बाद 74 वर्षों में इस कसेरवा की धरती से एक कलेक्टर नहीं बना पाए, और हमने तमाम वो सिद्धियां रिद्धियां सब कुछ वो रूढ़िवाद किया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम अपने उस रास्ते से भटक गए। अपने संतों गुरुओं का खुद से हम अनुवादीकरण करने लगे, खुद को सामंतवाद से जोड़ करके अपने आप को उस गलत में धकेलते रहे। आप इस बात को समझ लीजिएगा, बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि शिक्षा वो सिंधी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका उदाहरण मैं स्पष्ट रूप से यही देना चाहता हूं कि आप समझिएगा, अगर इस समाज की तस्वीर बदली है, इस समाज की हैसियत बदली है, तो अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने मोहल्ले में झांक करके देखिएगा, सिर्फ उस आदमी की तस्वीर, घर की तस्वीर बदली होगी जिसके घर में एक आदमी कामयाब हो गया होगा, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई होगी, या पढ़ाई लिखाई करके उनके घर से कोई विदेश जाकर के अच्छा बिजनेस कर रहा होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शिक्षा मात्र वो हथियार